मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के एक नए चैप्टर पे आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, जिसको हम फ्रिक्शन के नाम से जानेंगे। घर्षण बल क्या होता है, कैसे कैसे लगते हैं, इन सब चीज़ों पे आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यानी आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, जहाँ पे हम उनके इंट्रोडक्शन पे बातें करेंगे ना। तो उस चीज़ को पहले समझेंगे, घर्षण बल होता क्या है, किस तरीके से लगते हैं और बॉडी को किस तरीके से वो मेंटेन करते हैं, उन सब चीज़ों पे आज मैं आपसे बातें करूँगा। तो आज का जो चैप्टर है वो है घर्षण बल, जो पार्ट का नाम है घर्षण। तो अब देखो घर्षण क्या होगा पहले यह, तो सबसे पहली बात यह जान लें कि घर्षण बल क्या होता है। एक रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला कारक होता है, एक बल होता है। यानी यह वह बल होता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह वह बल होता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये सबसे पहली बात लिखिएगा। तो घर्षण बल में सबसे पहला जो आपका कंटेंट लिखा जाएगा वो यह कि घर्षण बल वह बल है, घर्षण बल वह बल है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब देखो इस बात को समझो, सापेक्ष गति का विरोध करता है। जैसे मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है और इसका मास m है, तो इसके वेट के कारण नीचे एक भार इसका mg, और हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर r की तरफ। तो जब हम इस वस्तु को इधर लेकर जाए तो यहाँ देखो सीधी सी बात समझो, यदि मैं इस वस्तु पे एक बल लगाऊं तो पीछे की तरफ टेंजेंशियल फॉर्म में एक फ्रिक्शन लगता है, एक बल लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी वही बल कहलाता है घर्षण बल। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया B और इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया A। यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ ले जाऊं तो मैं मोशन इस पे लगाऊं, तो यहाँ पे फोर्स लगाया विथ रिस्पेक्ट बाय क्या B, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसका जो मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ A, मैं इसको इधर खींच के ले जा रहा हूँ, जब इसको खींच के इधर ले जा रहा हूँ तो B देखेगा A को। ऐसा समझो कि यदि मैं A को खींच के इधर ले जा रहा हूँ तो A को खींच रहा हूँ मैं, यदि B उसको देखेगा तो B के हिसाब से ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो आगे की तरफ जाएगा तो मोशन इन A एज सीन बाई क्या B द्वारा देखने पर ये मोशन कहाँ होगा, आगे। तो ये पीछे की तरफ उसको रोकना चाहेगा। तो अब दूसरी बात इस कंडीशन पे, यानी मैं ये कह सकता हूँ मोशन ऑफ A एज सीन बाई मीन B, तो B द्वारा देखने पर A का मोशन यदि इधर है तो ये बल कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ लगाएगा। और दूसरी बात, यदि मैं B को देखूं तो यदि B के हिसाब से देखा जाए, A देखता है B को, तो मोशन ऑफ B, तो B जब B को A देखेगा तो उस कंडीशन पे B पीछे की तरफ जाता हुआ उसको देखेगा, B उसको पीछे की तरफ जाता हुआ यदि A देखता है। तो सबसे पहले देखो A यदि उधर जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ B के मेरे ऊपर ऐसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, ये इधर जा रहा है, तो अब यहाँ से यदि यह इसको देखेगा तो ये आगे की तरफ उसको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वही बात है, जब ये देखेगा तो ये तो जा रहा है आगे, लेकिन इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। तो दोनों के मोशन में, यानी ये रिलेटिविटी मोशन का फंडा है, ठीक है। तो यह रिलेटिविटी मोशन का अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। यहाँ जो इनके कांटेक्ट लेयर के बीच में जो बल लगता है, यानी दोनों परतों के बीच में जो बल लगता है, उस बल को ही बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। तो घर्षण बल रिलेटिविटी मोशन का अपोज करता है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन का, यानी वह बल जो प्रयत्न कर रहा है, मोशन में आने का प्रयत्न कर रहा है, उस बल को हम लोग कहते हैं क्या, घर्षण बल। हालांकि ये जो लगता है, यह बल जो लगेगा वह बल आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे ये लगते हैं तो वो टेंजेंशियल फॉर्म में लगते हैं। यानी ये जो बल लगता है, सबसे यहाँ दूसरी बात है यह कि ये जो जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करने वाला होता है, यानी टेंडेंसी या मोशन में आना चाहता है, यानी जब कोई पिंड गति करने वाला होता है तो उस
दौरान लगा विपरीत बल घर्षण बल कहलाता है। विपरीत बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं ये इधर मोशन करा रहा हूँ, ये इधर लग रहा है, वैसे ही जब ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। यदि बी के हिसाब से देखें तो बी इधर जा रहा है तो ए के हिसाब से फ्रिक्शन तब इधर लगेगा, यानी मोशन अप्लाइड फोर्स इधर होगा तो फ्रिक्शन यहाँ होगा। ये होगा मोशन ऑफ बी एज सीन बाई ए, और यहाँ होगा मोशन ऑफ ए एज सीन बाई बी। तो यहाँ फ्रिक्शन तब होगा अप्लाइड फोर्स यहाँ पे। देखो यहाँ अप्लाइड फोर्स ए बी है, यानी ए इधर जा रहा, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। यदि बी को देख रहा हूँ पीछे जा रहा है तो ए देखेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, जो घर्षण बल होगा वो हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, अप्लाइड फोर्स के विपरीत दिशा में लगेगा। यानी घर्षण बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह होता है कि यह टेंजेंशियल फॉर्म में लगता है। यह बल स्पर्श रेखीय रूप में लगता है। अब स्पर्श रेखीय रूप में लगता है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे जैसे घर्षण बल किसे कहिए, ये बात समझ आया? बात ध्यान रखिएगा, घर्षण बल आपका सापेक्ष गति का विरोध करता है। नॉर्मल मोशन की बातें मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हम हमेशा रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। सापेक्ष गति हमने पढ़ाया है आपको, तो वहाँ पे सापेक्ष गति का विरोध करता है। सापेक्ष गति में हम लोगों ने देखा है ना, सापेक्ष गति में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मोशन होता है, चाहे वह कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके का हो, अम्ब्रेला वाला हो चाहे रैन वाला हो ना, ये सब क्या है हमारा मैन बोर्ड प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें सापेक्ष गति के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे घर्षण बल हमेशा सापेक्ष गति का ही विरोध करेगा ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी घर्षण बल हमेशा और हमेशा सापेक्ष गति का ही विरोध करता है। तो वहाँ पे उस बात को ध्यान में रखेंगे ना, मोशन की बात नहीं, सापेक्ष गति का ना, केवल गति की बात, नॉर्मल गति की बातें नहीं, हमेशा किसका विरोध करेगा? सापेक्ष गति का ही विरोध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ना अपोजिंग अ रिलेटिव मोशन, वो क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, यानी उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यह परिवर्तन उसके मोशन के दौरान भी पॉसिबल है और यह परिवर्तन उसके रेस्ट फॉर्म में भी पॉसिबल है, इन सब सारी चीज़ों को। तो आइए उन सब चीज़ों को देखते हैं। पहले इस बात को देख लेते हैं, इन बातों को समझते हैं कि टेंजेंशियल फॉर्म में कैसे लगता है। इस बात को देख लेते हैं, टेंजेंशियल फॉर्म में कैसे लगेगा, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पार्टिकल में यदि अप्लाइड फोर्स यहाँ है, देखो यहाँ पे पहले नीचे लगेगा, क्या हो जाएगा? mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा n, तो मेरे द्वारा ये अप्लाइड फोर्स होगा F। जैसे मैं यहाँ बातें करूँ तो एक फोर्स यहाँ पार्टिकल रखा, ये आपका क्या हो जाएगा? mg, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो जिसके कारण ये बॉडी किस पे पड़ा रहेगा? रेस्ट पे पड़ा रहेगा। अब मैं यदि इसको मोशन में लाना चाहता हूँ, तो जब मोशन में लाना चाहूँगा तो यानी यह मोशन में आना चाहता है एज सीन बाई ग्राउंड, या ऐसे विथ रिस्पेक्ट अ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं इसको इधर मोशन कराना चाहता हूँ, तो इसके कारण इनके बीच में यहाँ जो बल लगेगा वही कहलाता है क्या? फ्रिक्शन। वही बात यहाँ पे मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इंक्लाइंड प्लेन की बातें करूँ तो यदि इस पार्टिकल को, यह पार्टिकल यदि नीचे स्लाइड हो रहा है, नीचे घसक रहा है, तो इस दौरान फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगने वाला है। या किसी तरीके से मैं ऐसी बातें करूँ, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो इस दौरान फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, यानी अप्लाइड फोर्स के हमेशा विपरीत लगेगा, अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा ना। फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम स्मॉल एफ से बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जिसको बार बार हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी मुद्दे को हम लोग, उसी बात को हम कहे हैं कि जब कोई बल, घर्षण बल वह बल है जो स्पर्श रेखीय रूप में लगता है ना, और हमेशा अप्लाइड फोर्स के विपरीत लगेगा। तो आइए इसका फील लेते हैं, इस बात को समझते हैं। तो फ्रिक्शन कब कब अलाउड होगा? जैसे
जैसे मैं एक नॉर्मल बात करूं, यदि फर्स्ट केस कंसीडर करूं आपसे, तो फर्स्ट केस कंसीडर करो कुछ इस तरीके का, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास हमने क्या कहा m। अब देखो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ क्या होगा mg, ये सतह उसके ऊपर क्या लगाएगा नॉर्मल। अब यदि मैं इस पे एक बल लगा रहा हूं F, यदि हमने F1 एक बल लगाया, F1 एक बल लगाया, तो यहाँ यह मैं देख रहा हूं, यहाँ हमने यह देखा कि यह आपका क्या हो रहा है, मोशन में नहीं आया। यानी मैं किसी बक्से को पकड़ के खींच रहा, किसी बक्से को पकड़ के खींचा, वो इधर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उधर ज्यादा बल लगा। उधर जैसे आप ऐसे नॉर्मल वे में समझो कि यदि किसी बक्से को ऐसे खींच, जैसे मैं किसी व्यक्ति को ही ऐसे खींच रहा हूं और इस व्यक्ति को दो लोग पकड़ के इधर खींचे, तो ये मेरे तरफ आएगा नहीं ना। तो वैसे ही इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स अभी ज्यादा है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स अभी ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ये रेस्ट पे बना रहेगा। दूसरी बात, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैं इसके मोशन को बढ़ा दूं, यदि मैं और बल बढ़ा दूं, मान लो ऐसा रैंडम सोच के चल रहा हूं कि मैंने अभी 25 न्यूटन का बल लगाया, 25 न्यूटन का बल लगाया, ये बॉडी आगे की तरफ नहीं बढ़ी। यदि दूसरी केस में हम इनकी बातों को दिखाए, दूसरी केस में हम इनके बातों को दिखाए, ये तो लगना ही लगना है। यदि दूसरे केस में हम इस बातों को लगाए, यदि मैं इस पे अब मैं 30 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, ऐसा समझे 30 न्यूटन का बल लगाया, फिर भी मैं देख रहा हूं कि यह आगे की तरफ नहीं बढ़ा है। इसका मतलब इस केस में भी F बड़ा था किससे, अप्लाइड फोर्स से। यहाँ पे भी F बड़ा था किससे, अप्लाइड फोर्स से, यानी F2 से, यहाँ F1 से। तो F1 और F2 अप्लाइड फोर्स है, मैं उस पर बल लगा रहा हूँ, लेकिन वह पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। देखो मूव नहीं कर रहा है, तो एक बात समझते चलो, मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या, यानी यदि ये जरा सा भी ज्यादा होगा, यदि मैं किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं और मेरे द्वारा ज्यादा बल लग जाएगा, तब तो वो मोशन में आ जाएगा, तब ये मोशन करने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये मोशन करने लगेगा। बट अब यदि ये मोशन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन से मैं खींचूंगा तभी तो ये अपने स्थान पे खड़ा रहेगा ना। ऐसा समझो कि यदि एक वस्तु को मैं खींच रहा हूं और वो वस्तु को दूसरी तरफ से कोई खींचे, तो मैं जितना बराबर बल लगाऊंगा, उसी बराबर बल के कारण यह आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो उस बात को समझना है, ठीक है। तो वही बात यहां हुआ कि F2 क्या है, मैं ज्यादा तो लगाया, लेकिन जैसे ही मैंने ज्यादा किया फ्रिक्शन भी ज्यादा लगने लगा, वो भी अपने मान को बढ़ा लिया, जिसके कारण ये पार्टिकल अभी भी मोशन में नहीं आया। तीसरी बात, यदि मैं कहूं कि यदि इस तरीके से मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स का मान हमने 50 न्यूटन कर दिया, अप्लाइड फोर्स का मान हमने 50 न्यूटन कर दिया, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन आपका n, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि बॉडी रेस्ट पे ही है, यानी अब मैंने उसको और बल लगा के खींचा, यानी 50 न्यूटन के बल से खींचा, वो वस्तु आगे की तरफ नहीं बढ़ी है। जब आगे की तरफ नहीं बढ़ी है तो उस केस में इसका मतलब कि यह फ्रिक्शन फोर्स अभी भी ज्यादा है ना, अभी भी क्या है, ज्यादा है ना, किससे, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। तो इस अप्लाइड फोर्स से ज्यादा, इसका मतलब एक बात आपको अब समझ में आ रहा होगा कि घर्षण बल क्या है, एक वेरिएबल के रूप में यहां काम कर रहा है, जो बार बार ना, हालांकि दो प्रकार से यूज करते हैं हम, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं ना, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखो इस पर वेरिएबल, अब यहाँ पे अभी तो वेरिएबल है क्योंकि हमने 25 न्यूटन लगाया, तो ये भी 25 न्यूटन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया। यहाँ पे 30 न्यूटन लगाया तो एडजस्ट कर लिया, यहाँ 50 न्यूटन लगाया तो एडजस्ट कर लिया, जिसके कारण ये मोशन में अभी तक आया नहीं, तो घर्षण बल इसी बल को कहते हैं। फील लीजिएगा ना, बात समझिए, मैंने ज्यादा बल लगा खींचा, बक्से को मैं खींचना चाह रहा हूं, नहीं आया, मैं और बल लगा खींचा, नहीं आया, और बल लगा खींचा, नहीं आया, तो उतने ही ज्यादा फ्रिक्शन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी मैं 50 कर दिया तो ये भी 50 पकड़ के खींचा होगा, तभी तो आगे नहीं आ रहा है। तो लेकिन अब इनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि ये इतने बल तक ही, यानी वह अपने
एक घर्षण बल का भी एक लिमिटेशन होता है हर अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वो ऑब्जेक्ट के स्थैतिक फॉर्म को, यानी जब तक वो रेस्ट में है वहां तक के पास एक पावर होती है, एक लिमिटिंग होती है, उसके पास लिमिट होती है कि हम इतने तक ही उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख सकते हैं। यदि उससे ज्यादा यदि अप्लाइड फोर्स होगा तो वो मोशन में आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपसे बातें करूं तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स हमने क्या कर दिया, 75 न्यूटन या F4 का मान हमने 75 न्यूटन यदि कर दिया, तो इस कंडीशन पे अब रेस्ट पे तो बॉडी अभी भी है, लेकिन अब एक बात हो गई कि अब वो मोशन में आना चाहता है। अब वो मोशन में आना चाहिए, यानी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मोशन, यानी अब ये टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी हो रही है मोशन में आने के लिए। टेंडेंसी हो रही है कहाँ, मोशन में आने के लिए। तो यहां देखो ये वाले केस में उसने अपने मान को लगातार बढ़ाया, अब ये अपने सबसे ज्यादा वाले मान पे पहुंच गया है जहां पर अब वो मोशन में आने वाला है। यानी इसका मतलब अब हम जरा सा भी अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ा दे, यानी जो बल हम लगा रहे हैं उस बल के मान को यदि बढ़ा दे किसी तरीके से, तो उस कंडीशन पे अब ये बॉडी कहां आ जाएगी, मोशन पे आ जाएगी। तो वही बात मैं अगले केस में दिखा देता हूं। यदि मैंने अप्लाइड फोर्स का मान यदि F5 का मान 80 न्यूटन कर दिया, तो अभी भी यहां बॉडी रेस्ट पे है, बट इसकी टेंडेंसी इसकी बन रही है कहां पे, टेंडेंसी ऑफ मोशन की टेंडेंसी इसकी बन रही है, मोशन करना चाह रहा है, अब आना चाह रहा है मोशन में, यानी अब हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि अब आ जाएगा, थोड़ा सा और बल लगा ले। तो इस कंडीशन पे ये mg, ये फ्रिक्शन ऊपर कितना n, अब इस कंडीशन पे F फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया ना, इज लेस देन आप क्या F5। तो इस कंडीशन पे जो पार्टिकल है वो गति करने लगा, इस कंडीशन पे जो पार्टिकल है वो गति करने लगा। इन सभी कंडीशंस पे आप देखे तो बॉडी रेस्ट पे पड़ा हुआ था, यहां बॉडी मोशन करने लगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स का मान फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन पे ये मोशन करने लगा। तो यहां जो घर्षण बल लगा है उस घर्षण बल को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, जिसको हम Fs से दिखाते हैं। और यहां इनके लेयरों के बीच में जो कोफिशिएंट लगता है उसको बोलते हैं हम लोग μs, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, μs कोफिशिएंट, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब वही प्रकार से जब ये अपने स्थैतिक घर्षण बल का मान देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो मान आया जहां से ये मोशन अब करना चाह रहा है, जहां से वो मोशन में आना चाह रहा है, वो जो मान हुआ ये इसका स्थैतिक घर्षण का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी स्थैतिक घर्षण के मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं F लिमिटिंग, जिसको हम आपके किताबों में लिखा होगा सीमांत घर्षण बल, F लिमिटिंग, जिसको हम लोग कहेंगे सीमांत घर्षण बल। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सीमांत घर्षण बल होगा, यही स्थैतिक घर्षण ही है वो, बस इसका स्थैतिक घर्षण बल का सबसे अधिक वाला मान, यानी हम लोग फॉर्मूला जो डेरिवेट करते हैं वो इसका करते हैं। ये तो बस एक रैंडम होगा क्योंकि पूरी तरीके से वेरिएबल है, तो हम एक अंदाजा किसी ऑब्जेक्ट का निकाल लेते हैं कि ये बॉडी इतने अप्लाइड फोर्स तक रेस्ट पे बना रहेगा, उससे ज्यादा होगा तो मोशन पे आ जाएगा। और यहां जो घर्षण लगा, ऐसा नहीं है कि बॉडी मोशन पे आ गया तो घर्षण नहीं लग रहा, यहां पर भी जो घर्षण लग रहा, लेकिन यह अब Fk लग रहा है। यहां जो घर्षण लगा, इस घर्षण को हम लोग बोलते हैं गतिक घर्षण, यानी यहाँ पे आपका गतिक में आ जाएगा, गति करने लगेगा ना, तो यहाँ गतिक घर्षण आ जाएगा जिसको Fk से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ के कोफिशिएंट को हम लोग μk से रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ का जो घर्षण गुणांक होगा वो म्यू के होगा और यहाँ का जो घर्षण गुणांक होगा वो आपका होगा म्यू एस, और यही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बार बार वेरिएबल होगा और ये अपने एक निश्चित मान के लिए पहुंचेगा, यानी अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा। उसी मैक्सिमम वैल्यू को ही कहते हैं हम लोग क्या, एफ लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल, एफ लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल। अब उसी सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा अधिक मान अप्लाइड फोर्स का हो जाने पर वस्तु किस पे आ जाएगी, गतिक में आ जाएगी, यानी गति करने लगेगी। उस समय जो घर्षण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, गतिज घर्षण कहलाएगा, और वहां जो फ्रिक्शन लगेगा वहां पे गतिज घर्षण, और उनके लेयरों के बीच में, जहां कांटेक्ट लेयरों के बीच में घर्षण लगेगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा, वो जो कोफिशिएंट होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, म्यू के। तो आपको हमने बताया कि गतिज घर्षण कितने प्रकार के, मेनली 2 टाइप के, एक स्थैतिक घर्षण और एक क्या हो गया, गतिज घर्षण। जो सीमांत घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण की मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम 2 प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं कि यह वैल्यू स्थैतिक की मैक्सिमम है बट गति की मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। इस प्रकार से भी आप अपने नॉलेज में रख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का मान मैक्सिमम अधिक होने पर, यानी एफ लिमिटिंग में उसके कितनी उसकी लिमिट है कि अब वो रेस्ट पे रखने के लिए कितना बल लगा ले ना, उसको हम निकालते हैं एफ लिमिटिंग से। ठीक है, तो हमने आपसे बातें किया कि घर्षण किसे कहते हैं और किस प्रकार से घर्षण बॉडी पे लगेगा, उस पर बातें की, और घर्षण के टाइप से में बातें किया। तो अब जो हम बातें आपसे करेंगे वो आपका बातें करें, वो बात मैं आपसे करूंगा स्थैतिक घर्षण पे बातें करूंगा। स्थैतिक घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण कैसे हम लगाएंगे, उन सब चीजों पे बातें करेंगे आपसे। तो सबसे पहले इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम अगली हेडिंग लगाइए स्थैतिक घर्षण। नोट करिए, चलिए देख लेते हैं। अब देखो स्थैतिक घर्षण क्या था ना, देख लेते हैं। स्थैतिक घर्षण के बारे में बात करें तो स्थैतिक घर्षण में बात को समझ में आया कि जब तक बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है ना, तो इस बात को आप समझेंगे, अच्छे से समझिएगा। स्थैतिक घर्षण के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा, एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ आपसे बात करूंगा, स्थैतिक घर्षण फील के साथ। तो देखिए स्थैतिक घर्षण की बातें करें, पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए ना, पॉज करके इस बात को आप नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलो अच्छा, थोड़ी कैमरे की सेटिंग आज सही नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, यहां देखो सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो हम स्थैतिक घर्षण की बातें आपसे करें, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण यह वह घर्षण बल है जहां पे बॉडी रेस्ट पे पड़ी रहती है, जहां पे बॉडी कहाँ रहती है, रेस्ट पे पड़ी रहती है। ऐसा रिलेटिविटी मोशन का ही हिस्सा है, रेस्ट पे बॉडी पड़ी रहती है ना। अब इस पर रेस्ट पे पड़ी होती है तो किस तरीके से, जैसे मैं कहूँ बातें आपसे, तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स का मान F है, अप्लाइड फोर्स का मान F है। हमने बताया ये कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। यह जो स्थैतिक घर्षण बल होता है यह एक तो रेस्ट बॉडी पे लगती है, ये किस पे लगेगी, नीचे लिख लेते हैं, ये हमेशा रेस्ट बॉडी पे लगेगा। दूसरी बात, रेस्ट बॉडी के साथ साथ यह आपका अप्लाइड फोर्स यानी लगने वाले बल के विपरीत लगेगा। तीसरी बात इसमें आप यह कह सकते हैं कि जो यह स्थैतिक घर्षण बल का मान है ये पूरी तरीके से वेरिएबल है। हमने दिखाया था तीन चार चरण में दिखाया था ना कि हमने 25 न्यूटन लगाया, 50 न्यूटन लगाया, 75 न्यूटन लगाया, तो उस तरीके से ये अपने आप को क्या कर रहा था, एडजस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब एक बात इसको और कह सकते हैं कि ये जो बल है ये सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को संयोजित कर लेता है कि अप्लाइड फोर्स किस तरीके से हमारे पर बिहेव कर रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तीसरी बात, चौथी बात है हम इसमें कह सकते हैं ये पूरी तरीके से वेरिएबल है ना, पूरी तरीके से चर का जो ये आपका इसका मान है वो चर है ना, ये वेरिएबल के रूप में, यानी यहाँ से आपका कह सकते हो कि वेरिएबल फॉर्म में रहते हैं, वेरिएबल फॉर्म में रहेंगे, यानी ये जो बल होगा वेरिएबल फोर्स होगा। तो इस तरीके से हम इस पर बातें करेंगे।
एक बात आपको समझ में आया कि जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं वो फॉर्मूला निकालते हैं एफ लिमिटिंग का, एफ एस का नहीं, स्थैतिक घर्षण का नहीं। बुक में लिखा है, बुकों में आपको लिखा भी है एफ एस, तो ऐसा नहीं है। हम जो फॉर्मूला निकालते हैं हालांकि यही है, एफ लिमिटिंग एफ एस ही है, बट एफ एस का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि एफ एस का क्या है, पूरी तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में कितने पर ये लगेगा। तो हमने क्या किया था, उस बॉडी का एक कंप्लीट फोर्स निकाला था जिसको एफ लिमिटिंग दिया गया, ये हम फाइंड आउट करते हैं और उससे एक अंदाजा ले लेते हैं कि ये बॉडी इतने अप्लाइड फोर्स तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी ना। तो यहाँ पे आपका हम एफ एस निकालते हैं, तो यहाँ एफ लिमिटिंग जो है, तब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एफ एस की वैल्यू ऑलवेज इज लेस देन एंड इक्विवेलेंट, बराबर भी हो सकता है किसके, एफ लिमिटिंग के। समझो बात को, एफ लिमिटिंग को। तो एफ लिमिटिंग का मतलब समझ में आया कि ये यही एफ एस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना। देख रहे थे 25 न्यूटन लगाया था, 50 न्यूटन लगाया था, 75 न्यूटन लगाया था और उससे बाद भी लगाया था। तो उस कंडीशंस पे बॉडी कहाँ थी, रेस्ट पे थी और अप्लाइड फोर्स उसको रोकते हुए चल रहा था। मैं एक जो चौथा केस यहाँ लिया था, लिखे होंगे कॉपी पे, जो यहाँ लिया था चौथा केस, तो उस केस में आपने देखा होगा कि बॉडी कैसे बिहेव कर रही थी। अब मोशन में आना चाह रही थी, वहां जहां मोशन में आना चाह रही थी उसी बल को तो हमने कहा था कि एफ लिमिटिंग है। अब वहां से वो बॉडी रेस्ट पे नहीं, अब मोशन में आना चाह रही है, तो उस मोशन को कहते हैं हम लोग क्या, एफ लिमिटिंग। वहां जो फोर्स लगता है एफ लिमिटिंग, और वही एफ लिमिटिंग एफ एस का ही एक हिस्सा है ना। तो बाकी फोर्स देखे थे वो सब पे स्टैटिक्स लग रहा था, वो स्टैटिक्स फोर्स एफ लिमिटिंग से छोटा ही था ना, इसलिए लिखा था एफ एस इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ एफ लिमिटिंग। बराबर भी कह रहा हूं कि किसी किसी केस में वो बराबर भी हो जाएगा, तो वो सारी चीजें ठीक है। तो ये आपका हुआ स्थैतिक घर्षण। इसका जो एक रूल आता है एफ लिमिटिंग के लिए, तो सीमांत घर्षण के रूप में अब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो स्थैतिक घर्षण पूर्ण रूप से क्या है, रेस्ट बॉडी पे लगता है और ये हमेशा टेंजेंशियल फॉर्म में क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, अप्लाइड फोर्स के पीछे लगेगा। सेल्फ एडजस्टिंग है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, आपके अप्लाइड फोर्स के अनुसार एडजस्ट कर लेता है। और कब तक एडजस्टिंग का काम चलेगा, एफ लिमिटिंग तक चलेगा। वेरिएबल है पूरी तरीके से, वेरिएबल भी है पूरी तरीके से। हम बार बार इसका वैल्यू चेंज हो रहा था, जैसे हमने 25 लगाया था तो पीछे 25 लगा रहा होगा तभी रेस्ट पे था, इधर 30 लगाया तो ये भी 30 लगाया होगा तभी रेस्ट पे रहा होगा, 50 लगाया तो 50 पीछे लगा होगा तभी रेस्ट पे रहा होगा, यानी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी। सीधा सा फंडा आप समझो कि यदि ये वाला फोर्स ऐसे समझो, जो F है, ये F है, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, या तो बड़ा होगा या रेस्ट पे कब होगा, जब ये बराबर होंगे किसके, F के। किसके होंगे, F के बराबर होंगे, यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो ये बॉडी किस पे पड़ा रहेगा, रेस्ट पे पड़ा होगा। ये बॉडी किस पे पड़ा रहेगा, रेस्ट पे। तो ऐसा ही काम इसके अंदर हो रहा है, तो ये बल उसके बराबर। अब इसी की वैल्यू हम जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा था बराबर रखने के लिए। तो उसी को तो बोल रहे हैं हम लोग क्या, सेल्फ एडजस्टिंग। तो अब उसी प्रकार से हम देखें तो ये अपने एक चरम वैल्यू पे पहुंचा, फाइनल वैल्यू पे पहुंचा, उसी वैल्यू को हम लोगों ने कहा एफ लिमिटिंग। तो सीमांत घर्षण की बात कर लेते हैं, एफ लिमिटिंग की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। तो सीमांत घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण बल का मैक्सिमम मान है ना, स्थैतिक घर्षण बल का मैक्सिमम मान है। यानी आप इसको कह सकते हो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान ही क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण कहलाता है। ये बातें कह सकते हो ना। स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण कहलाएगा। यानी आप ये बातें कह सकते हो कि एफ एस मैक्सिमम वैल्यू इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, एफ लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण का। ठीक है, तो आप ये बातें कह सकते हो। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है एफ लिमिटिंग का, आप फॉर्मूला एफ लिमिटिंग का निकालते हो, एफ एस का नहीं निकालते। ठीक है, तो एफ लिमिटिंग डिपेंड ऑन
जो डिपेंड करता है वो होता है कि एफ लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, इस नॉर्मल के रिएक्शन फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी को हटा के एफ लिमिटिंग जो लिखते हैं वहां पे कोफिशिएंट यूज करते हैं म्यू एस ना, हम लोग म्यू एस यूज करते हैं और एन, और इसी म्यू एस को हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक, ठीक है, सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको घर्षण बल पूछ रहा है या सीमांत घर्षण पूछ रहा है, क्योंकि घर्षण बल क्या होगा आप क्या करोगे सवालों में निकालने को तो एफ लिमिटिंग निकालोगे, और घर्षण बल कब तक लग रहा है जब तक बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब ये तो एडजस्टिंग है, यदि मैंने 50 लगाया तो ये भी क्या लगा लेगा 50। ऐसे मैं नॉर्मल बातें करूं तो ये लगा रहा है, यदि ये 20 न्यूटन का बल लगा रहा है और इसकी एफ लिमिटिंग यदि 29 आ गया, 29 न्यूटन, यानी यह ज्यादा से ज्यादा 29 न्यूटन के फोर्स तक ही रेस्ट पे रह सकता है, यानी 29 पे आने पर अब वो मोशन में आना चाहेगा। तो इसका मतलब कि ये अभी भी, अब ये ज्यादा पीछे लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पीछे जाने लगेगा, ये अपने आप को एडजस्ट कर जाएगा। स्टैटिक घर्षण क्या करेगा एडजस्ट का, अब जैसे इधर ज्यादा होगा तो इसका, अब जैसे ये ज्यादा खींच लेगा तो अब इधर जाने लगेगा, ये प्रैक्टिकली है ऐसा, लेकिन फ्रिक्शन के साथ ऐसा नहीं है। ये यदि ये 40 न्यूटन से खींच रहा है और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किस बल पे वो रेस्ट पे रह सकता है, यदि उस बात को समझो तो यदि ये 40 से खींच रहा है ये 50 तक इसको रेस्ट पे रख सकता है, तो ये वाला जो बल होगा ऑटोमेटिक क्या 50, तो आप एक पावर निकाले कि 50 तक ही रेस्ट पे रह सकता है, तो ये 40 लगा तो ये अपने आप को 40 पे एडजस्ट कर लेगा, बॉडी को किस पे रखेगा रेस्ट पे। यदि ये 42 किया तो ये भी अपने आप को 42 पे रेस्ट पे रख लेगा, यदि इसने 48 किया तो ये भी अपने आप को 48 कर लेगा, यदि इसने 50 किया तो ये भी 50 कर लेगा, जिससे बॉडी रेस्ट पे पड़ी रहे। लेकिन ये अब 51 करेगा तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एफ लिमिटिंग कितनी थी 50 ही थी ना, तो अब ये 51 करने पे ये बॉडी मोशन करने लगेगा, इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, तो सीमांत घर्षण से आप उस बॉडी का क्या निकालते हो, उस बॉडी के हम पावर को निकालते हैं किस तरीके से वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा स्थैतिक घर्षण, ये हो गया सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है सीमांत घर्षण, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, ये एफ लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी आपका क्या होगा एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू क्या एन, म्यू एस क्या है सीमांत घर्षण गुणांक, और ये पूरी तरीके से वेरिएबल बल है जहां हमने दिखाया था। दूसरी बात, आप नॉर्मल डायग्राम के साथ जाइएगा निकालने ना, हमेशा नॉर्मल डायग्राम से ही बातें करिएगा, समझ में आया। नॉर्मल डायरेक्टली आप ऐसे नहीं ले लीजिएगा कि NMG कर लीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं करिएगा, हमेशा डायग्राम के साथ ही आप देखिएगा कि नॉर्मल कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें नोट करें, फटाक से क्वेश्चन लेते हैं ना, नोट करिए। हो गया, हो गया, चलो अच्छा। अब देखो इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को समझते हैं ना, एक क्वेश्चन अच्छा सा ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात को समझते हैं ना। तो अब एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बॉडी रेस्ट पे एफएस की जो वैल्यू है, ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो एफएस की वैल्यू है ये आपका पूरी तरीके से वेरिएबल है, और वेरिएबल कैसा है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के लगभग बराबर भी होगी, लेकिन एफ लिमिटिंग से छोटी ना, आप इसको LIM लिख सकते हो, एफ लिमिटिंग से छोटी और बराबर होगी ना, आप इससे ज्यादा नहीं। यदि अप्लाइड फोर्स का मान एफ मैक्सिमम यानी एफएस के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा रहा अप्लाइड फोर्स, तो इस कंडीशन पे बॉडी कहां आ जाएगी, मोशन पे आ जाएगा। तो मोशन पे आ जाएगा तो वहां गतिज घर्षण लगेगा, स्थैतिक घर्षण नहीं लगेगा। तो इस कंडीशंस पे बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन, और इन सभी कंडीशंस पे बॉडी किस पे पड़ी रहेगी, रेस्ट पे पड़ी रहेगी। यहां वाले केस पे हम कह सकते हैं कि टेंडेंसी इनकी बन सकती है मोशन की, टेंडेंसी ऑफ मोशन, यानी इनके मोशन की टेंडेंसी बन सकती है। और बाकी एफएस की बात करें तो ये पूरी तरीके से वेरिएबल है,
ये पूरी तरीके से वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल चीज था। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बात को नोट में भी आप करके लिख लेंगे, इस बात को नोट में करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। सब चीज को पॉज करके नोट किया कीजिए, सभी लोग पॉज करके सभी लोग नोट किया कीजिए, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक बॉडी लिया, ये बॉडी हमने कहा ये 2 किग्रा का है, इस पे मैं यदि मैं कह दूं कि 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूं, 10 न्यूटन के बल को मैं बल लगा के मैं इसको खींच रहा हूं, 10 न्यूटन के बल लगा कर मैं खींच रहा हूं ना। अब यहाँ पे मैं सीधी सी बात करूं, ये 2 किलो का पिंड है, तो मैं आपसे पूछा घर्षण बल का मान बताइए, घर्षण बल का मान बताइए ना, घर्षण बल का मान बताइए। तो खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो सभी लोग, नोट करिए सब। देखो क्वेश्चन देखो पॉज करके, आई होप आप नोट किए होंगे। तो Fs ये इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो यहाँ Fs लग रहा होगा। तो हम सबसे पहले इस बॉडी की F लिमिटिंग निकालेंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये बॉडी मोशन करेगी, आइए देखते हैं। तो देखो ये पिंड है, तो ये नीचे लगेगा क्या mg, ऊपर नॉर्मल लगेगा कितना n। हमने बार बार कहा कि डायग्राम से ही आप n लीजिएगा, डायग्राम से। तो आपने F लिमिटिंग का फॉर्मूला पढ़ा, F लिमिटिंग का बराबर म्यूएस, इसका बोल दिया कि म्यूएस बराबर 0.2 है, ऐसा बोल दिया कि इसका म्यूएस 0.2 है, इस तरीके से बोल देता है। यदि इस तरह मान लो इसका कोफिशिएंट दे दिया 0.1 कह दिया, इस तरीके, या 1 कह लो, 1 दे दिया, इसका म्यूएस गुणांक 1 दे दिया। तो इस कंडीशन पे देखो F लिमिटिंग म्यूएस इंटू कितना हो गया n। अब डायग्राम के अनुसार n देखो, n क्या है mg के बराबर है, तो F लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ 0.1 और n किसके बराबर हो गया, n बराबर mg। तो अब रख लीजिए mg, तो 0.1 इंटू m की वैल्यू कितनी 2, और ऐसा मान के चल रहा 0.1 नहीं है 1 है ना, 1 और यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हम लोग ले लेंगे 10 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया 20 न्यूटन। तो यानी F लिमिटिंग कितना है 20 न्यूटन का बल है, F लिमिटिंग कितना है 20 न्यूटन का बल है, यानी यह बल ज्यादा है, यह बल कम है। तो यानी F लिमिटिंग का मान सबसे ज्यादा है, यानी यह बॉडी 20 न्यूटन के बल तक रेस्ट पे रह सकती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे था कि घर्षण बल कितना लगेगा, तो घर्षण बल कितना लगेगा ये क्वेश्चन था। हमने तो इस बॉडी का एक फाइनल फोर्स निकाला कि कितने तक वो रेस्ट पे रह सकता है ना, कितने तक वो रेस्ट पे रह सकता है, वो हमने निकाला 20 न्यूटन। अब रही बात की घर्षण बल इस पे तब कितना लग रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, मैं 25 न्यूटन 30 न्यूटन 50 न्यूटन लगा, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तो जो घर्षण बल होगा वो घर्षण बल कितना लगेगा 10 न्यूटन, क्योंकि घर्षण बल इसको किस पे रखना चाहेगा, रेस्ट पे रखना चाहेगा। और इधर अप्लाइड फोर्स कितना है 10 इधर लगा रहा है, 10 इधर लगाएगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा ना। तो ये 20 न्यूटन इसकी F लिमिटिंग, हमने पावर निकाली कि ये 20 न्यूटन तक रेस्ट पे रह सकता है। लेकिन 20 न्यूटन तक रेस्ट पे रह सकता है, बट ऐसा 20 न्यूटन तक रह सकता है, लेकिन मैंने पूछा घर्षण बल का मान कितना होगा, तो 10 न्यूटन ही आप उत्तर में लिखेगा। क्यों, क्योंकि रेस्ट पे तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर होगा ना। एक बॉडी है, इस बॉडी पे अप्लाइड फोर्स यानी F का मान जो है वो कह रहा है 60 डिग्री पे, मान लीजिएगा 20 न्यूटन का बल है, 20 न्यूटन का बल है, और इसका मास हमने मान लिया कि ये 4 किग्रा का है, 4 किग्रा का मास है। तो ये नीचे लगाएगा क्या mg, ऊपर लगाएगा क्या n। सबसे पहले हम यही कंसीडर करेंगे, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा F sin 30 और F 60 ना, और नीचे लगा F cos 60, ये 2 कंपोनेंट। पहले n निकालेंगे क्योंकि F लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ म्यूएस इनटू कितना है F, तो यहाँ n चाहिए, तो n प्लस F sin 60 ना, 30 कर लीजिए इजी रहेगा, 30 कर लो, तो 30, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30, तो ये 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। n की बात कर लेंगे तो n में हमारा n हमें पता करना है, F की वैल्यू कितनी हमारे पास है, F की वैल्यू कितनी हो गई, तो F 20 न्यूटन गुणे 1/2 इक्वल टू 4 गुणे कितना हो गया 10, तो n ये कटेगा 10 उधर जाएगा, तो 40 - 10 यानी n बराबर 30 न्यूटन,
n बराबर 30 न्यूटन, रिएक्शन फोर्स 30 न्यूटन। अब इसको 0.2 पे हमें चेक करना था, तो यहाँ पे हो गया F लिमिटिंग, तो F लिमिटिंग म्यू एस की वैल्यू 0.2 इंटू ये कितना हो गया 30, तो ये आपका हो जाएगा 10, इसमें डालिएगा, तो 10 इसमें डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और 2 3 कितना होगा 6 न्यूटन का बल लगा। क्या न्यूटन का, यानी जो F लिमिटिंग है, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना है 6 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स देखो, अप्लाइड फोर्स का मान देखो कितना होगा F cos थीटा और F cos 30, ये देखो तो ये हो गया 20 गुणे cos 30 यानी √3/2, काटोगे 10 यानी 10 गुणे 1.7 ना, तो 73 लगभग ये आपका होगा 17.3। तो यहाँ देखो ये 10 से गुणा करोगे तो 17.3 आ गया। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 6, तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करने लगेगी, ये बल ज़्यादा हो गया, अप्लाइड फोर्स का मान ज़्यादा हो गया तो ये बॉडी मोशन करने लगेगी। ठीक है, बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। चलिए इतनी बात को आप नोट कर लेंगे। और भी बातें अब, क्योंकि यहाँ देखो F लिमिटिंग का मान 6, ये 6 न्यूटन तक के पीछे रोक सकता है ना, उससे ज़्यादा लग गया तो इसका मतलब बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन पे आ जाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इतनी बात को नोट करें, बाकी हम अगले वीडियो में आपसे बातें करेंगे। थैंक यू।